हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसके साथ ही हम क्या है भारत के भी राष्ट्रीय उद्यान देख लेंगे और थोड़े थोड़े क्या है विश्व के भी कुछ जो राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाए गए वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम कुछ बेसिक जानकारी समझते हैं इस बारे में और कुछ पर्यावरण को भी समझते हैं, ठीक है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व जो नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, ठीक है, तो इनकी भी हम क्या है लोकेशन देखेंगे मध्य प्रदेश में कहाँ पर क्या है ये किस किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे, आज देखेंगे हम सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में, उसके जो कुछ नियम बनाए गए थे और वनों के संरक्षण के बारे में उसमें क्या क्या प्रावधान लाए गए थे, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मेलन बनाया गया था। जो इसके बाद फिर क्या हुआ, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया 1972 में, फिर 1973 में से लागू करा। और इसके साथ क्या संविधान में भी कुछ संशोधन करे वनों को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। और ये भी पता होगा कि भारत का है ये ऐसा संविधान है देश में पूरे विश्व में एकमात्र है जहाँ पर क्या वनों को या फिर पर्यावरण का संरक्षण या फिर हम कह सकते हैं वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ हम नदियाँ वगैरह देखें, झील झरने वगैरह देखें, इनको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये तमाम हम फैक्टर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण कानून। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण कानून क्या है, बेसिकली आपको पता होगा पर्यावरण संरक्षण कानून क्यों लाया गया। यानी पर्यावरण में हम क्या देखेंगे, पर्यावरण में हम देखेंगे वायु, जल, भूमि और हम देखें भूमि में जो अम्लता जो क्षारीयता बढ़ती है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है, शहरीकरण बढ़ता है, जिसके कारण क्या वनों की कटाई होती है, प्राकृतिक संसाधन का क्या अपक्षय होता है, ठीक है। तो इनके कारण क्या है इनकी जो गतिविधियों को क्या कम करना और कम करने के साथ में क्या एक दंडनीय प्रावधान भी लागू करना है, जिसकी वजह से क्या इनका जो विस्तार ज़्यादा मात्रा में ना हो सके, इसलिए क्या पर्यावरण कानून लाया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण कानून, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या चीज़ देखेंगे, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ संवैधानिक बातें, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या संवैधानिक तौर पर भी देख लेते हैं वनों का संरक्षण किस टाइप से किया गया, किस आर्टिकल में वनों को क्या संरक्षित प्रदान किया गया, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण में हम पर्यावरण संरक्षण कानून को हम समझते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संविधान के बारे में। संविधान, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर क्या है संविधान में पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जानकारी दी हुई है। और संविधान किस आर्टिकल में किस भाग में पर्यावरण का संरक्षण करने की जानकारी दी हुई है, तो हमें पता है राज्य के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी। इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कुछ क्या है आर्टिकल में कुछ प्रावधान दिया हुआ है। और वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है अनुच्छेद या आर्टिकल 48A, ठीक है। 48A जो आर्टिकल है इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या है कुछ प्रावधान दे रखे हैं। और ये आर्टिकल कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में, तो ये आर्टिकल है ये 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था, ठीक है, 42वें संविधान 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। इस संशोधन के तहत क्या हुआ था, इस संशोधन के तहत क्या हुआ था, आर्टिकल 48A, ठीक है, आर्टिकल 48A ये सब क्लोज जोड़ा हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, तो इसमें जो राज्य के द्वारा क्या प्रावधान रखा गया, तो इसमें राज्य क्या करेगा, इस आर्टिकल के तहत राज्य वनों का संरक्षण करेगा, उसकी उन्नति करेगा, क्या करेगा, उसका संरक्षण करेगा, उसकी उन्नति करेगा और
और क्या करेगा, और वन्य जीवों की क्या करेगा, वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। साथ ही क्या करेगा, साथ ही वन्य जीवों के प्रति करुणा भाव रखेगा। ठीक है, तो क्या प्रावधान जोड़ा गया, तो इसमें हमें प्रावधान देखने को मिला जो आर्टिकल है आर्टिकल 48 से 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत एक प्रावधान जोड़ा गया और उसमें क्या कहा गया, इसमें राज्य वनों का संरक्षण करेगा, उसकी उन्नति के प्रयास करेगा और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। ये सारे प्रयास करेगा कौन, राज्य सरकार। ठीक है, तो हमें पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है ये संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में इनका प्रावधान है। ठीक है, किस देश से लिए हुए, आयरलैंड से। जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा आपको तब मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। अभी हम इतना फैक्ट देखते हैं कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए इसमें कुछ प्रावधान डाले गए जो हमने देख लिए। ठीक है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये राज्य की पूरी जवाबदारी होती है। इसमें क्या होता है, राज्य अपने हिसाब से क्या वनों को संरक्षित करता है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत, 48A के तहत। अब हम देखते हैं संविधान के जो आर्टिकल 51 है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 इसमें क्या है, कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य। नागरिकों के कर्तव्य। ठीक है, आर्टिकल 51A में क्या है, नागरिकों के कर्तव्य दे रखे और हमें पता है 11 कर्तव्य संविधान में हमें दे के रखे और उस 11 कर्तव्य, उस कर्तव्य में एक कर्तव्य ये है कि भारत के जितने भी नागरिक है वो क्या करेंगे, वो वनों का संरक्षण करेंगे, वनों की देखभाल करेंगे और वनों के साथ साथ क्या पूरे पर्यावरण को उसकी देखभाल करेंगे। उस पर्यावरण में क्या, वनों के बारे में, नदियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो भी बनाए गए उनके बारे में उनकी संरक्षण करेंगे, उनका क्या है, उनको हिफाजत से रखेंगे, उनको बरकरार रखेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है, तो ये अनुच्छेद 51A में इसका प्रावधान दे रखा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संवैधानिक बात। अब बात करेंगे इसमें एक और फैक्ट, तो वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपको पता होगा संविधान में सूचियों का भी क्या है, प्रावधान जोड़ा गया है। कितनी सूचियां हैं, समवर्ती सूची। वैसे तो जो सूचियां बनाई गई वो अनुसूचियां हमारे संविधान के अलावा इसमें 3 सूचियां बनाई गई, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक संघ सूची। तो संघ सूची का काम क्या था, संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर कौन प्रावधान बनाता है, उस पर जो सेंट्रल सरकार रहती है, ठीक है, जो केंद्र में सरकार रहती है उसके ऊपर वो प्रावधान बनाती है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची पे जो प्रावधान है, जो नियम कायदे कानून वो कौन बनाता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और समवर्ती सूची होती है, उस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाती है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में हम क्या देखेंगे, तो समवर्ती जो सूची है इसमें एक विषय है और वो विषय कौन सा, वन्य जीव विषय। कौन सा विषय, वन्य जीव। ठीक है, वन्य जीव जो विषय है इस पर केंद्र और राज्य क्या है, दोनों कानून बनाते हैं। तो आपको पता होगा जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, राष्ट्रीय उद्यान पर किसकी निगरानी होती है, तो केंद्र सरकार उस पर निगरानी रखता है। और राष्ट्रीय अभियान होता है उस पर कौन, राज्य सरकार अपनी निगरानी रखता है। ठीक है, और जो वन्य जीव होता है उस पर समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, तो हम संवैधानिक चीज देख चुके हैं, पर्यावरण संरक्षण में जो कानून बनाए गए वो हम तमाम चीजें देख चुके हैं। अब देखते हैं हम जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में, उसके क्या क्या प्रावधान थे और उस प्रावधान के तहत भारत में वनों को संरक्षण करने के लिए जो भी एक्ट लाए गए और वो एक्ट कौन लाया, कब लाया, ठीक है, वो तमाम जानकारी देखते हैं। आप इसे नोट करिए, मैं रफ कर देता हूँ इसे। अब हम देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सम्मेलन के द्वारा क्या
जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन के तर्ज पर क्या हुआ था, भारत में वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए क्या है, एक कानून बनाया गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन में क्या है, वनों को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। ठीक है, तो इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने भी क्या, वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए कानून बनाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है, कब हुआ था, 1972 में। स्टॉकहोम आपको पता हो कहाँ पर है, तो स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। 1972 में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ, और इस सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई, तो इस सम्मेलन की शुरुआत 5 जून हम कह सकते हैं, 5 जून से 12 जून तक क्या है, इस सम्मेलन का संचालन होता रहा। ठीक है, 5 जून से 12 जून। ठीक है, यानी 5 जून को इस सम्मेलन का आयोजन हुआ, और 12 जून तक क्या है, सम्मेलन का जो कार्य चलता रहा। इसके कारण ही आपको पता होगा 5 जून को क्या, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी इसी कारण मनाया जाता है क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन किस लिए रखा गया था सम्मेलन, तो ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी इंटरनेशनल स्तर पर क्या, पर्यावरण की देखभाल करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी विश्व के तमाम देश क्या है, वो सभी पर्यावरण के बारे में जानकारी रखे, और पर्यावरण में होने वाली जो समस्या उनका निदान करने के लिए एक विश्व स्तर पर क्या है, आयोजन किया हुआ। ठीक है, और इसका आयोजन कब किया गया, 5 जून को इसका आयोजन रखा। और इस 5 जून के मतलब 5 जून को स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन होने के कारण ही क्या हुआ, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत है सबसे पहले कब हुई, तो यानी हम कह सकते हैं पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया, यानी हम कह सकते हैं 1972 में। तो ये 5 जून को संविधान ये सम्मेलन की बैठक हुई। इसी के एक साल बाद 5 जून 1973, ठीक है, 5 जून 1973 क्या, पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसके अगले साल। ठीक है, तो जब से अब तक क्या है, हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार कब मनाया था पर्यावरण दिवस, तो 5 जून 1973 को। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं हम इस सम्मेलन में भारत की ओर से कौन से प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में गए थे, तो भारत की ओर से इस सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री गए थे वो थे इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो पीएम थे उस समय, ये क्या है, इस सम्मेलन में गए थे। और इस सम्मेलन में जाने के बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने सम्मेलन में जाने के बाद में जब ये वहां से लौट के आए तो इन्होंने क्या करा, एक अधिनियम तैयार किया। और इस अधिनियम के तहत उन्होंने क्या क्या प्रावधान जोड़ा, तो उन्होंने ये जोड़ा कि जो भी भारत में, ठीक है, पूरे भारत में जानवरों का अवैध शिकार, अवैध तस्करी और वन्य जीवों का जो व्यापार बढ़ रहा है, यानी जो तस्करी होती है माल की, उनको क्या, उनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना इनका क्या प्रमुख कार्य रहा, किसके बाद, स्टॉकहोम सम्मेलन में जाने के बाद। ठीक है, तो हम लिखते थे इधर, जब इंदिरा गांधी सम्मेलन से आई तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो इन्होंने एक अधिनियम बनाया। ठीक है, अधिनियम कौन सा बनाया, तो इन्होंने बनाया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब बनाया, 1972। अब इसे लागू कब किया गया, तो इसे एक साल बाद, यानी कब, तो इसे 1973 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1973 में लागू किया गया। और इसी के जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, इसके लागू होने के बाद ही, यानी इसी समय क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की भी क्या शुरुआत हो गई। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में भी आपको उद्यान पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करना, यानी शेरों का क्या है, बाघ है, उनका संरक्षण करना, ये भी एक योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो मैं भी आपको वो बताऊंगा। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो किस अधिनियम के तहत चलाई गई, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत चलाई गई। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हम देखते हैं आगे थोड़ी सी और हिस्ट्री इसकी। तो हमें पता है इंदिरा गांधी के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो इनके पुत्र राजीव गांधी। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा, तो इन्होंने इनके, यानी इनकी, आपको पता है इनकी मृत्यु हो गई थी 1984 में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी कब, 1984 में। तो अगले पीएम कौन बने, राजीव गांधी। और राजीव गांधी ने क्या करा, ठीक है, राजीव गांधी ने क्या करा, तो बेसिकली राजीव गांधी ने क्या करा 1985 में। ठीक है, किस समय, 1985 में।
इन्होंने क्या करा, एक मंत्रालय बना दिया। और कौन सा मंत्रालय बनाया, इन्होंने बनाया पर्यावरण वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है, कौन सा मंत्रालय बनाया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बनाया इन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, अब मंत्रालय बनाने के बाद में क्या करा इन्होंने, एक कानून लेकर आए, एक अधिनियम लाया। और कौन सा अधिनियम लेकर आए, तो ये लेकर आए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके पहले इंदिरा गांधी कौन सा अधिनियम लाई थी, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब राजीव गांधी कौन सा अधिनियम लेकर आए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लेकर आए, तो ये लेकर आए 1986 में। ठीक है, यानी 1985 में इन्होंने मंत्रालय की स्थापना की, पर्यावरण वन मंत्रालय। और इसके एक साल बाद एक कानून लेकर आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1986 ये एक अधिनियम लिया। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, तो इस अधिनियम के तहत अब जीव जंतु के साथ साथ क्या है, पर्यावरण का भी क्या है पूरी तरह से अच्छी तरह से देखभाल होने लगा। और इसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, जो भी नुकसान पहुंचाता पर्यावरण को, या फिर वनों के अंधाधुंध कटाई करते, वनों का उत्खनन करते, गैर कानूनी तरह से क्या वनों को क्या क्षति पहुंचाते, तो उनके लिए क्या कार्रवाई के लिए कुछ प्रावधान जोड़े गए इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं भारत में इसके बाद में क्या कुछ अभ्यारण्य बनाए, कुछ उद्यान बनाए। और इस अधिनियम के तहत ही क्या हुआ, भारत में पर्यावरण और जैव बायोस्फीयर रिजर्व इनकी संख्या में क्या वृद्धि हुई और इनका क्षेत्र व्यापक रूप से बढ़ा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1972 का हम देख लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। जब ये सम्मेलन नहीं हुआ था, ठीक है, जब ये सम्मेलन नहीं था उस समय भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, तो उस समय भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, और इस सम्मेलन के आने के बाद में क्या हुआ, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की वृद्धि हुई। और अभी जाके वर्तमान में कितने 104 राष्ट्रीय उद्यान, और अभ्यारण्य की बात करें तो 544 अभ्यारण्य की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, और अब वर्तमान में भी नया जो राष्ट्रीय उद्यान बना असम में बना है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसमें 1970 की कहानी। ठीक है, 1970 में क्या था, भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने, 5 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 5 राष्ट्रीय उद्यान थे 1970 में। और इनका भी क्या ठीक तरह से क्या संरक्षण नहीं हो रहा था। जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972, इसके तहत क्या हुआ, फिर भारत में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और जैव आरक्षण जो मंडल है, इनके क्या है, इनके क्षेत्र में विस्तार हुआ और इनकी संख्या में विस्तार हुआ। और इनकी संख्या में विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या कठोर कानून आ गए और सभी लोगों को क्या इसकी जानकारी होने लगी। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या एक थीम निकाली गई हर साल इसकी, कि वनों को संरक्षित करने के लिए, और एक दिवस को डिसाइड करा। ठीक है, ये वन जो स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण दिवस स्टार्ट हमने देखा 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, तो इसके तहत क्या विश्व स्तर पर पर्यावरण का अच्छी तरह से क्या संरक्षण होने लगा। और भारत में भी क्या इसका व्यापक रूप से इसके नियम कायदे कानून को क्या सही ढंग से क्या इनको लागू किया गया। अब हम देखते हैं भारत में, या फिर हम सबसे पहले देखते हैं विश्व में पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था, कब बनाया गया, सबसे बड़ा विश्व स्तर पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और सबसे छोटा, ये तमाम चीजें हम देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कभी ना कभी। उसके बाद फिर हम भारत की स्थिति देखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमें राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य पढ़ने हैं। ठीक है, और जैव आरक्षण मंडल ये भी हमें पढ़ने हैं। तो अभी हम पहले विश्व स्तर पर देख लेते हैं चीजें। तो हम देखते हैं सबसे पहले विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का सबसे पुराना उद्यान। या फिर हम देखें नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क या उद्यान विश्व का सबसे पुराना, तो कौन सा वो है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। कौन सा, येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब दोस्तों ये कहां पर है, तो ये हमें देखने को मिलता है यूएसए। ठीक है, यूएसए, यानी
संयुक्त राज्य अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा पार्क है? येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ये विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना की हम बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना अगर आपको याद रखना तो आप ऐसे याद रखिए, हमें पता है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972। तो इस 1972 के ठीक 100 साल पहले, यानी कब? 1872। कब? 1872 में क्या इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और हम बात करें येलोस्टोन, इसका नाम कैसे पड़ा? तो इस नेशनल पार्क में क्या है? एक नदी बहती है, उसका नाम है येलोस्टोन। ठीक है, येलोस्टोन एक नदी है। इसी पार्क में क्या नदी है? इस नेशनल पार्क में। और इस नदी से क्या है? इसमें जल की आपूर्ति, जो भी पूर्ति होती है, और इसी के नाम पर क्या है? येलोस्टोन पार्क का नाम पड़ा। ठीक है, इसका हम क्षेत्र देखिए तो ये किस किस राज्य में फैली हुई है? तो ये यूएसए के यानी अमेरिका के 4 राज्य में फैली हुई है। ठीक है, कौन कौन से? व्योमंग, ठीक, इहाडो, ठीक है, व्योमंग, इहाडो, और कोई ऐसे राज्य, ठीक है, यहाँ पर फैली हुई है। एक और है मोन्टाना। ठीक है, तो ऐसा कोई तीन एक राज्य है जहाँ पर क्या इसका क्षेत्र फैला हुआ है, यानी ये काफी बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और हम बात करें इसकी विशेषता की, यानी ये राज्य, ठीक है, ये राज्य में क्या है? फैली हुई है। ठीक है, ये हम देख चुके। अब हम आगे देखिए तो इस नेशनल पार्क में क्या है? एक मतलब गर्म पानी का फव्वारा। ठीक है, गर्म पानी का फव्वारा यानी यानी इस पार्क में क्या है? इस येलोस्टोन पार्क में क्या है? गर्म पानी का फव्वारा, यानी गर्म पानी इसमें से क्या है? इस पार्क में से जगह से गर्म पानी निकलता है, यानी फव्वारों के रूप में क्या पानी निकलता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे ओल्ड फेथफुल, ठीक है, क्या कहा जाता है? ओल्ड फेथफुल गीजर। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर कहा जाता है, यानी गर्म पानी का फव्वारा। ठीक है, क्या है? ओल्ड फेथफुल यानी गर्म पानी का फव्वारा कहा जाता है। ठीक है, ये बात हम देख चुके हैं। अब हम इसमें देखें तो एक और इसकी विशेषता, इसमें एक पार्क पाया जाता। ठीक है, कौन सा पार्क पाया जाता? तो उसमें कौन सा? ग्रेट नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट पार्क है, ग्रेट नेशनल पार्क। यानी इसी अभ्यारण्य में क्या है? इसी उद्यान में एक ग्रेट नेशनल पार्क भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस उद्यान की सबसे हमने जो ये उद्यान नेशनल पार्क है, सॉरी ये उद्यान है, इसकी हमने सारी जानकारी देख ली। अब हम देखते हैं ये विश्व का सबसे पुराना क्या है? नेशनल पार्क है। अब हम देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, तो वो कौन सा? वो हम देखते हैं। तो वो है ठीक है, वो कौन सा है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? तो ये आपको पता होगा, ये ग्रीनलैंड में पता है, नाम से इससे हम समझ सकते हैं। ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा लैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड ये यहाँ पर पड़ता है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड में। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क। अब हम बात करें सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक फैक्ट ऐसा निकलता है जिससे लोग अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि आपने नाम सुना वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? जो कनाडा में। अधिकतर लोग क्या समझते हैं? वुड बफेलो नेशनल पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन क्या है? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, इसकी स्थापना हम देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना
सॉरी इसकी स्थापना 1974 को हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और 1974 में ही क्या इसे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया, ठीक है। क्या कौन सा क्षेत्र घोषित किया? तो जब आरक्षित क्षेत्र 1974 में क्या है घोषित किया, ठीक है। ये क्या है, इसकी हम विशेषता देख चुके हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। कब हुई इसकी स्थापना? 1974 में। जब आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया? 1974 में। कहाँ पर है? ग्रीनलैंड में। ये बात क्लियर। अब हम देखते हैं कनाडा का। कनाडा जो देश है इसमें एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। क्या नाम है? वुड बफेलो नेशनल पार्क, ठीक है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, या ये फैक्ट जो दे रखा है, ये लुसेंट में जो आप बुक पढ़ते होंगे उसमें भी ये फैक्ट दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो वुड बफेलो नेशनल पार्क है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड ये पार्क सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है। ये क्या है? वुड बफेलो नेशनल पार्क है। ये कब तक बड़ा था? तो ये जब 1974 के पहले ये बना नहीं था, ठीक है। यानी ये कब बना था? ये 1922-23 में बना था, ठीक है। कब बना था? 1922-23 में बना था। तब ये क्या सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था। लेकिन अब ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि ये कनाडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ पे का? कनाडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कौन सा? वुड बफेलो नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हमारे ये जो कुछ विश्व स्तर पर जो उद्यान थे ये हम देख चुके। अब भारत में हम देखते हैं, ठीक है। भारत में जो सबसे बड़े उद्यान या सबसे पहला उद्यान कौन से थे वो देखते हैं हम। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं भारत पर, ठीक है। भारत की स्थिति में तो हम देखें भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। अब कौन सा भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको इसके बारे में पता होगा और नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो था हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हेली नेशनल पार्क कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हम देखें तो 1921 में इसकी क्या थी स्थापना, ठीक है। अब बात करें कहां पर स्थित है, तो हम इसे देखते हैं। ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। कहां पर है? उत्तराखंड के एक स्थान है चमोली। कहां पर है? चमोली। आपको पता होगा फूलों की घाटी जिसे कहते हैं चमोली, वहां पर ये स्थापित है। उत्तराखंड के कहां पर? चमोली में, ठीक है। चमोली में क्या है? ये स्थित है हेली नेशनल पार्क। अब हम बात करें हेली नेशनल पार्क का आज वर्तमान में नाम क्या है? तो इसका वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है? वर्तमान नाम क्या है इसका? तो वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसे कब घोषित किया गया? यानी इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा। तो ये कब पड़ा है? ये 1936 में, ठीक है। 1936 में क्या इसका नाम चेंज कर दिया गया। और ये कहाँ पर है? तो ये हमें पता उत्तराखंड के चमोली में, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब हम देखें इसको और आगे। तो भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या हुआ? इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया। और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया? इसे 1 अप्रैल 1973 में शामिल किया, ठीक है। कौन सा अधिनियम के तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया। और कब किया गया? 1 अप्रैल 1973, ठीक है। तो अभी तक हम लिख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर।
प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया कब? 1 अप्रैल 1973, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को आई थी। और इसके सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किसे किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हिल नेशनल पार्क को क्या इसमें शामिल किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया? तो बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की जो 5 बिग जीव है, ठीक है, बाघों की, शेर, चीते, ठीक है, इनकी क्या जनसंख्या में वृद्धि मतलब कमी होने के या इनको क्या क्षति पहुंचने के कारण क्या है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और इससे क्या हुआ? इससे बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया। और इसके तहत ही भारत का जो पशु है बाघ, वो इसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही क्या है उसे भारत का राजकीय पशु घोषित किया, ठीक है, ये बात समझे। और हम एक और व्यक्ति का नाम देखते हैं, वो है कैलाश सांकलिया, ठीक है। वो कैलाश सांकलिया वे व्यक्ति है जिन्होंने क्या प्रोजेक्ट टाइगर की जो योजना है वो क्या है उन्होंने संचालित की। यानी बाघों की गिरती हुई जो गिरती हुई संख्या है, ठीक है, टाइगर जो भी भारत में मतलब आज तो काफ़ी अच्छी संख्या भारत में, लेकिन लगभग 12,000 के आसपास होगी, ठीक है, चीता की इनकी जो संख्या है और टाइगर भी ज़्यादा भारत में। लेकिन उस समय क्या भारत में इनका बहुत ही बड़े रूप में क्या इनकी तस्करी होती थी, इनका शिकार होता था। तो उस योजना के तहत क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत इन चीज़ों के ऊपर क्या नियंत्रण रखा गया और इनको क्या संरक्षण दिया गया, किनको? बाघों को, ठीक है। और ये श्रेय किसको जाता है? तो ये एक व्यक्ति है, मैंने अभी नाम बता आपको, कौन है? कैलाश सांकलिया, कैलाश सांकलिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना को संचालित करने या इस योजना को लाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह कैलाश सांकलिया, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में। अब देखते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको पता ही है करीबन 10 से 12 राष्ट्रीय उद्यान और 30 एक अभ्यारण्य, ठीक है, और 3 एक क्या जैव आरक्षित मंडल है, वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं अब भारत का क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिस, ठीक है, कौन सा? हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? तो ये हमें जम्मू कश्मीर, कहाँ पर? अब तो जम्मू कश्मीर नहीं बोल सकते, हम क्या कहेंगे अब? लेह जनपद, लेह जनपद, लेह जनपद में क्या है ये स्थित है, ठीक है। ये भारत का क्या सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं भारत का सबसे छोटा, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो वो कौन सा है? तो अगर हम उसकी हम बात करें तो उसके साउथ बेटन, क्या है? साउथ बेटन। ये कहाँ पर है? तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है। यहाँ पर क्या है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य पाया जाता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर असम, अभी जो वर्तमान में एक अभ्यारण्य वहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम देख लेंगे कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा किस राज्य में, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। ठीक है, वो चीज़ भी हम देख लेंगे। अभी हम देखते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो साउथ बेटन। इसका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 0.03 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। किसका? साउथ बेटन, साउथ
साउथ बेटन कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं एक चीज और, ये भी पूछी जा सकती है। तो हम देखते हैं, ये हम देख रहे थे राष्ट्रीय उद्यान, क्या देख रहे थे? राष्ट्रीय उद्यान। हम बात करते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य की, सॉरी हाँ अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो अभ्यारण्य में हम देखते हैं, अभ्यारण्य में हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य वो नागार्जुन सागर में श्रीशैलम। ठीक है, नागार्जुन सागर में स्थित कौन सा? श्रीशैलम। कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश जिले में स्थित है। ठीक है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश जिले में। तो नागार्जुन सागर नागार्जुन सागर में स्थित श्रीशैलम, श्रीशैलम अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भारत का क्या सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य भारत का, सबसे बड़ा अभ्यारण्य भारत का। ठीक है, और हम बात करें तो ये अभ्यारण्य ये सबसे पहले मतलब वैसे तो मध्य प्रदेश में आपको पता है दो ऐसे अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत का ये पहला ऐसा अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर में क्या शामिल है। ठीक है, तो कौन सा अभ्यारण्य? वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, जो ये श्रीशैलम अभ्यारण्य ये भारत का ऐसा पहला अभ्यारण्य है जो क्या प्रोजेक्ट टाइगर यानी पीटी में शामिल है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला क्या है? पहला अभ्यारण्य है। पहला अभ्यारण्य है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसे कहते हैं। ये मतलब इसमें क्या ज्यादा क्लियर नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम कल के जो लेक्चर में मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यारण्य उद्यान है वो हम देखेंगे, क्योंकि आज के जो लेक्चर में क्या पूरा जो इसकी इतिहास रहा है राष्ट्रीय अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को लाने का, उसमें ही पूरा वीडियो हो गया। हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और एक साइड लिखते हैं हम अभ्यारण्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें, राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा क्षेत्र होता है? वह क्षेत्र होता है जहां पर किसका नियंत्रण होता है? तो यहां पर होता है केंद्र सरकार का। किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का क्या यहां पर नियंत्रण होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय उद्यान में क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रहती है उसको संरक्षित करने के लिए, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, लेकिन ज्यादातर क्या केंद्र सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी या उसकी निगरानी रहती है। ठीक है, अब हम अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य में क्या है? राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, यानी इसकी राज्य सरकार क्या निगरानी होती है। हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो हम इसमें देखते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो क्या होता है? कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। नियम यहाँ के क्या होते हैं? नियम कठोर होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या पशुचारण और आम पब्लिकों का यहाँ पर आवागमन की क्या पूरी तरह निषेध होता है। वही हम अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ की जो नियम होते हैं वो लचीले होते हैं। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत इसमें जो ये मानव की गतिविधि है ये होती रहती है। ठीक है, पशुचारण थोड़ा बहुत होता है, और कुछ जलाऊ लकड़ियाँ जो भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया था आपको, कुछ समितियाँ बताई थी, ग्राम वन समितियाँ जो 5 किलोमीटर दायरे में जो भी गाँव आते हैं उनको क्या है इसमें थोड़ी बहुत सहूलियत दी जाती है। तो वही पॉइंट हम लिखते हैं, जो इसके नियम होते हैं वो क्या होते हैं? नियम थोड़े इसके लचीले होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो
राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली राष्ट्रीय अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। यानी हम कहें तो दो या दो से अधिक ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभ्यारण्य, यानी जो अभ्यारण्य के पास पास में उनको एक मतलब एक करके यानी उनको मर्ज करके क्या अभ्यारण्य बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब उद्यान बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। ठीक है, और अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य में क्या अभय वन क्या होता है? यानी कुछ विशिष्ट जीवों का क्या जो वन होता है, यानी कुछ यहाँ पर क्या है कुछ जीव पाए जाते हैं जो क्या है मतलब कुछ विशिष्ट जीवों का यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसे वन जहाँ पर क्या कुछ विशिष्ट वन जीव है उनको क्या संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य बनाया जाता है। ठीक है, तो अभय वन से क्या बनाया जाता है? अभय वन से अभ्यारण्य बनाया जाता है। ठीक है, अभ्यारण्य बनाया जाता है। हम देखिए एक और पॉइंट इसमें, तो हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान में समस्त जीवों का यानी उसमें पाए जाने वाले जीव, वनस्पति, इन सभी का क्या संरक्षण होता है। ठीक है, तो इसमें समस्त जीवों का एवं वनस्पतियों का जो क्या है लुप्त प्राय या संकटग्रस्त उनका क्या यहाँ पर संरक्षण होता है। ठीक है, संरक्षण होता है। वही हम बात करें अभ्यारण्य की, तो यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार के जीव, ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार के जीव या एक संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक है, कितनी एक या एक कुल सकते हैं कुछ एक मात्र ऐसा जीव जो संकटग्रस्त हो या फिर उसकी मात्रा कम हो, उनका संरक्षण कहाँ पर होता है? तो वहाँ उनका संरक्षण अभ्यारण्य होता है। ठीक है, यानी विशिष्ट जीव हम कह सकते हैं, विशिष्ट जीव या संकटग्रस्त। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो हमें क्या राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य को समझने के लिए काफी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनसे नोट कर लीजिए और हमारा आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। और क्या है, अब हम आगे मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य देखेंगे। उसके बाद जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, यानी जो अधिकतर एग्जाम हो क्या, यानी उत्तर पूर्वी जो राज्य है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां से हमेशा किसी भी क्षेत्र में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो राष्ट्रीय उद्यान में या अभ्यारण्य, या फिर हम कहें तो वहाँ की जनजाति के बारे में, या फिर हम कहें तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, या फिर हम कहें वहाँ के जो डांस है, ठीक है, यानी वहाँ के कल्चर या वहाँ के पूरा जो इतिहास है, वहाँ से कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो कुछ हम उधर के भी राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो भी करंट में बने वो देखेंगे, और अभी तक वर्तमान में कितने प्रोजेक्टेड टाइगर है, ठीक है, वो हम चीज देखेंगे। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है ये चीज भी हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और आगे तक लोगों को पहुंचाइए ज्यादा, क्योंकि जितने लोग देखेंगे उन सभी का भला होगा, और आप नोट करेंगे तो आपका भी भला होगा, क्योंकि एग्जाम आने वाली है, और इसलिए आप क्या लगातार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।